हेलो एंड वेलकम फ्रेंड यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ला रहे हैं अपनी नई वीडियो, जिसमें आज हम आपके लिए टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से। और कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पार्ट 2 की। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो हमारी कॉस्ट होती है, एक तो भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का जो पार्ट 1 पढ़ा, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ी, लाइक मटेरियल की टर्म में, हमने लेबर की टर्म में और ओवरहेड्स की टर्म में। एक जो मेरी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन होता है, एक थोड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जो कि हमारी कॉस्ट की फीचर्स के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन होता है। आज की वीडियो में हम आपसे उस फीचर के बेसिस पे कॉस्ट का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, वो सब हम अपनी आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। इसमें 7 टाइप के फीचर्स होते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द टाइम हम कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं, अकॉर्डिंग टू पेमेंट, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी, और सातवां जो फीचर होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन या अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो इसके हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जब हम कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 होती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट और नंबर 2 होती है करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब वो होता है कि जैसे मान के लिए कि कॉस्ट है, हमने कोई काम आज से पास्ट में, अपने पास्ट में 1 साल 2 साल पहले किया था, और जब हम उसकी कॉस्ट को इवेल्युएट करते हैं कि भाई वो काम मेरा कितने का हुआ था, तो दैट इवेल्युएशन इज कॉल्ड एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन या हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। करंट कॉस्ट मेरी वो होती है, तो नेक्स्ट हमारी करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या होती है? मान के लिए हम किसी काम को कर रहे हैं, या जो मेरी करंट ईयर की कॉस्ट होती है, मतलब करंट ईयर की जो मेरी कॉस्ट होगी वो मेरी करंट कॉस्ट होगी। यानी करंट ईयर में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमने इसी ईयर में काम किया, उसके काम की कॉस्ट को जो हम एवेल्युएशन करते हैं, दैट इज नोन एज करंट ईयर कॉस्ट। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द पेमेंट भी अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, जहां पे हमारे 2 टाइप के पेमेंट होते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये जो कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट मेरी डिपेंड करती है एंटरप्रेन्योर पे। मतलब बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है, वो जो हम बिजनेस शुरू करते हैं, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, वहां पर हमारे इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मेरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, यदि मान के चलो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट मुझे किसी थर्ड पार्टी को करना पड़ रहा है, यानी मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक मेरी लैंड है, बिल्डिंग है, वो मैंने किराए पे ली किसी थर्ड पार्टी से और मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो वो मेरी आती है किसमें? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इज पेबल टू दी थर्ड पार्टी, यानी जो थर्ड पार्टी को या अलग पर्सन को पेबल होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट मेरी वो कॉस्ट होती है जहां पे जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद अपने ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है। मान के लिए कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है अपना, और वो क्या है, उसके पास प्रीमाइसेस पड़ा हुआ है और वो अपने उसी प्रीमाइसेस में अपना बिजनेस शुरू करता है। तो अब क्या हुआ, जब वो अपने ही प्रीमाइसेस में बिजनेस शुरू कर रहा है, तो अब उसको रेंट का जो पेमेंट है वो किसी भी दूसरी फर्म को या किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं करना। तो ये जो कॉस्ट मेरी कहलाती है, ये कॉस्ट कहलाती है मेरी क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब कि जो कॉस्ट बिजनेस के अंदर की होती है, जिसका पेमेंट किसी दूसरे को हमें नहीं करना होता, वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है। और जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट हमें किसी थर्ड पार्टी को करना होता है, वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट में हमारी जो कॉस्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 डायरेक्ट कॉस्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मेरी वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, यानी जिसके बिना हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो वो कॉस्ट मेरी किस में आती है? डायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या हमारे एग्जांपल होते हैं, लाइक मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, ये सब सारे हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मेरी वो कॉस्ट होती है जो कि इनडायरेक्टली, मतलब बेसिकली यदि हम उस कॉस्ट को या उस खर्चे को ना करें तो भी उससे मेरा प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्टली मेरी जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वॉल्व होती हैं। या हम इसे ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी एक कॉमन प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने में जो मेरी कॉस्ट इंक्लूड हो रही है, इनकलकेट हो रही है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट।
तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मिल्क है, मिल्क से यदि मान के चलिए हम कर्ड बना रहे हैं, और फिर कर्ड के बाद या मिल्क से हम क्या कर रहे हैं, घी बना रहे हैं, घी बनाने के बाद बटर बना रहे हैं, तो मिल्क में जो कॉस्ट मेरी लग रही है वो तो मेरी हो जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट, बट मिल्क से मैं घी बना रहा हूँ या मैं उससे बटर बना रहा हूँ, तो उसमें जो भी हमारा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो प्रोसेस मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। नेक्स्ट होती है मेरी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दी नेचर। जब अकॉर्डिंग टू दी नेचर की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है जिसमें हमारी कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 फिक्स कॉस्ट, नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 3 सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये हम पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में या आगे आने वाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारी मेन जो कॉस्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 फिक्स कॉस्ट, नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 3 सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट कि आप प्रोडक्शन करो या मत करो, लेकिन आपका वो जो खर्चा है वो बिल्कुल फिक्स है, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी में या तो कम प्रोडक्शन करो या ज्यादा करो या प्रोडक्शन बिल्कुल भी मत करो, बट वो खर्चा आपका होगा ही होगा। लाइक जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपने होम से ले सकते हो। जैसे आपके घर में आपके बिजली का बिल, बिजली के बिल में कुछ यूनिट आपकी बिल्कुल फिक्स है, जो कि यदि भले ही आप पूरे महीने भर तक आपकी लाइट बंद रही, आपका घर लॉक रहा, लेकिन जो मिनिमम रेंटल है वो रेंटल आपका पेबल है, तो दैट अमाउंट इज नोन एज फिक्स अमाउंट। तो वो क्या कहलाती है मेरी फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जितना ज्यादा हम अपनी बिजली का कंजम्पशन करते जाएंगे वो मेरी कॉस्ट कहलाएगी। जैसे एक फिक्स अमाउंट तक तो कंजम्पशन फिक्स हो गया, उसके बाद जैसे जैसे मैं यूनिट बढ़ाता जाऊंगा या प्रोडक्शन या मेरा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे मेरा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे बिल का जो मीटर है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। इट मींस कि जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ, बढ़ाने के बाद जो मेरी कॉस्ट इंटरप्रेट होती है वो मेरी कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट को मिला देता हूं, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं मिला देता हूं तो वो मेरी बन जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी जिसमें कुछ अमाउंट फिक्स का होता है और कुछ अमाउंट वेरिएबल होता है, दैट कम्स अंडर दी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये होती है मेरी अकॉर्डिंग टू दी नेचर। अकॉर्डिंग टू दी नेचर के बाद है मेरा अकॉर्डिंग टू दी कंट्रोलेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दी कंट्रोलेबिलिटी में मेरी जो कॉस्ट आती है वो मेरी होती है दो होती है। नंबर 1 कंट्रोलेबल कॉस्ट, नंबर 2 अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट मेरी वो कॉस्ट होती है जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लाइक जिनको हम इंटरनल मैनेजमेंट से, इंटरनल बेसिकली प्लानिंग से हम इस कॉस्ट को या उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो होती है मेरी कंट्रोलेबल कॉस्ट, जहां पर मैं क्या करता हूं, इवेल्युएशन करता हूं, लेबर का इवेल्युएशन करता हूं, मैं मटेरियल का इवेल्युएशन करता हूं, या मैं प्रॉपर ये देखता हूं कि प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, तो वहां पे मैं कुछ कॉस्ट जो मेरी अननेसेसरी कॉस्ट हो रही है उनको मैं कंट्रोल कर पाता हूं, तो वो आ जाती है मेरी कंट्रोलेबल कॉस्ट में। कंट्रोलेबल के बाद सेकंड है आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो होती है जो कि आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की 100 यूनिट यदि हम बनाते हैं, तो एक आइडियोलॉजी हमने ये देखी कि मेरे बिजनेस में जब मैं एक 100 यूनिट के कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो 100 में से मेरी 93 यूनिट या 92 यूनिट तो अच्छी बनती है, बट 7 या 8 यूनिट ऐसी होती हैं जो कि बनाने के बाद मेरे जो पैरामीटर होते हैं वो उन पैरामीटर पे जब मैं उसको चेक करता हूं तो जो हाई जो चेक की मेरी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी एश्योरेंस पे वो खरे नहीं उतरते, तो क्या होते हैं वो मेरे स्क्रैप में चले जाते हैं। तो बेसिकली वो मेरे कॉस्ट होते हैं, वो मेरी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि मैं यदि 100 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा तो केवल मेरे 92 या 93 पीस ही सही निकलेंगे, 7 पीस वो किसी ना किसी रीजन से वो रिजेक्शन में जाएंगे, तो वो मेरी अनकंट्रोलेबल है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि जो 92 या 93 पीस जो मेरे बन रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी पे आए, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो तो मेरा कंट्रोलेबल कॉस्ट का पार्ट हो गया। और ये अनकंट्रोलेबल जिसको मैं चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना मेरा स्क्रैप जाता ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मेलिटी। अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मेलिटी मतलब कि बेसिकली जो मेरी कॉस्ट होती है वो मेरी इसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वो होती है कि जो जैसे मान के लिए मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें जो मेरी नॉर्मल कॉस्ट अगर होनी ही होनी है, मतलब मैं किसी भी काम को करने के लिए मुझे पता है कि इतना मेरा खर्चा होना ही होना है और वो होके रहेगा, या मान के मेरी इतनी स्क्रैप निकलनी है तो निकलेगी, तो वो सब सारी चीजें मेरी क्या कहलाती है, नॉर्मल कॉस्ट में आ जाती हैं। और एबनॉर्मल कॉस्ट मेरी वो होती है जहां पर हमारा हमने मान के चला था कि भाई जो चीजें हैं जो मेरी वो खर्चे मेरे इतने होने चाहिए, या मान के लो मैंने कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो उस प्रोडक्शन में मेरा 100 रुपए का खर्चा होना चाहिए, तो ये मेरा नॉर्मल है जो कि मेरा नॉर्मल कॉस्ट का पार्ट हो गया। लेकिन अब 100 की जगह पे मान के चलो उसमें 120 का 125 रुपए का खर्चा आ गया,
तो दैट कम्स अंडर दी एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल मतलब जो खर्चे नॉर्मल की लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं, बट वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं होते कि इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हो जाते हैं, तो दैट कम्स अंडर दी एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट हमारी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में भी अप्लाई हो सकती है, लाइक मान के चलिए वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, या अभी आपने 2020 में देखा था कोविड की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी आपकी हमारी कंट्री में, इंडिया में, या अगर हम बात करें जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, इन सब चीजों के कारण से भी जो मेरी एबनॉर्मल कॉस्ट है, या मान के चलिए मैंने ऑर्डर दिया तो इन सब कारणों के अलावा भी किसी कारण से मैंने जो मटेरियल मंगवाया वो मटेरियल मेरे पास लेट आया, तो इन सब फैक्टर्स के कारण से जो मेरे जो कंट्रोलेबल नहीं है और उससे मेरी जो कॉस्ट है वो यदि इंक्रीज हो रही है तो वो मेरी एबनॉर्मल कॉस्ट में आ जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू दी फंक्शंस। लास्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन। अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन में आप देख रहे हैं हमारी जो कॉस्ट है उसको 8 पॉइंटों में डिवाइड किया गया है। बेसिकली यदि हम देखें तो इन सारे पॉइंट्सों में ज्यादा अंतर नहीं है, सारे पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, बट बहुत ही माइनर सर इनमें डिफरेंस होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब कि बेसिकली जो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, यानी जो रॉ मटेरियल को मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है वो सारी कॉस्ट मेरी क्या कहलाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, जो भी हमने पीछे पढ़ा इससे पहले के पॉइंटों में, तो वो सब सारी चीजों से मिलकर मेरी क्या बन जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद हमारी सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मेरी वो कॉस्ट होती है जो कि मेरी पॉलिसी फ्रेमिंग, जैसे जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो जो पॉलिसी फ्रेमिंग करने के लिए जो मेरी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, या मान के चलिए जो मेरा मैनेजमेंट में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, मैनेजमेंट को पेमेंट करने के लिए, जो मैं स्टाफ रख रहा हूँ उसको सैलरी वगैरह देने के लिए जो भी मेरे खर्चे होते हैं, दैट कम्स अंडर दी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं उसकी जो कॉस्ट मैं करता हूँ वो मेरी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, जिसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ दी कॉस्ट। थर्ड है आपका सेलिंग एंड मार्केटिंग फंक्शन। सेलिंग एंड मार्केटिंग फंक्शन क्या, कि देखिए हमारे गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन होने के बाद क्या केवल मेरी फैक्ट्री से ही वो सामान सोल्ड आउट हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मुझे क्या करना होता है, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशंस करने होते हैं। तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस के लिए लाइक मैं जो सेल्समैन हायर कर रहा हूँ, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, प्लस हम जो भी इंसेंटिव दे रहे हैं, जो हम प्रमोशन कर रहे हैं, लाइक हम टीवी पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम होर्डिंग लगा रहे हैं, हम दुकानों पे या शॉप्स पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो सब सारा मेरा मार्केटिंग और सेलिंग फंक्शन होता है, जिसमें मेरी एक बहुत अच्छी खासी बिजनेस की कॉस्ट अकर होती है। आज के टाइम में जितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन से लगभग कुछ मेरी यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनमें कम से कम 10%, 20% या 30% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हमें मार्केटिंग पे खर्च करना पड़ता है। इसके बाद आता है जब मैं मार्केटिंग करूंगा, मार्केटिंग के बाद मेरा नेक्स्ट कॉस्ट आती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है कि जैसे मान के चलिए कि मेरा फैक्ट्री में सामान बनके तैयार हो गया, सामान बनके तैयार होने के बाद हमारी एक हायरार्की होती है कि भाई मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान कंज्यूमर को दूंगा, या मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान पहले मेरा डिस्ट्रीब्यूटर पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे जाएगा, होलसेलर से रिटेलर पे जाएगा और फिर रिटेलर से कस्टमर पे जाएगा। तो ये सब सारी चीजें मेरी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। जितना बड़ा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता जाएगा उतनी ज्यादा इसमें मेरी कॉस्ट अगर करती जाएगी। तो जो भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मेरा खर्चा आ रहा है, दैट कम्स अंडर दी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसका एग्जांपल आप इससे ले सकते हो, जैसे मान लो डोमिनोज है या अदर रेस्टोरेंट या आपके और होटल्स फ्रेंचाइजीज है, वो क्या करती हैं कि भाई आपको यदि आप एक लेवल के अमाउंट तक खाना ऑर्डर करोगे या कोई भी और अदर आइटम ऑर्डर करोगे तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे या आपके बताए हुए एड्रेस पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, जिसमें वो आपसे कोई भी पेट्रोल का चार्ज नहीं ले रहे। तो ये भी एक तरीके से यदि हम बात करें तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई और वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आकर करता है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट मेरी वो कॉस्ट होती है जो कि मैं रिसर्च में यूज करता हूँ। जैसे क्या होता है, हम प्रोडक्शन की यूनिट है हमारी, तो जब हम प्रोडक्शन की यूनिट में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में क्या होगा कि भाई हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च मतलब कि देखिए जैसे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, आपने देखा होगा कार्स की, बाइक की हर 6 महीने बाद, साल भर बाद नई नई डिजाइन आ जाती हैं। तो नई नई डिजाइन आने के लिए उसमें मतलब क्या एक्सपेरिमेंटल क्या इंजन लगना है, कितने सीसी का इंजन लगना है, बॉडी का वेट क्या होना चाहिए, इंजन का वेट क्या होना चाहिए, उससे किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी उस गाड़ी की, तो उसका बॉडी का जो लुक है वो कैसा होना चाहिए, प्लस जो नया मॉडल आ रहा है उसमें क्या नए चेंजेस होने चाहिए, कैसे हेडलैम्प होंगे, कैसी उसकी बॉडी के ग्राफिक्स होंगे, डिजाइनिंग होगी, इंटीरियर कैसा होगा।
तो वो सब सारी चीजें हमारी इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। या आपने देखा होगा, जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका कोविड। कोविड वैक्सीन के लिए काफी सारी रिसर्च करी गई। तो जो इसके लिए हमारे एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है दैट इज नोन एज R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि रिसर्च करके, चाहे वो फॉर्मूले की हम बात करें, चाहे वो हम डिजाइन की बात करें, तो उन सबका हमें क्या करना पड़ता है, हम रिसर्च करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग एक ही होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की जो हम बात करते हैं, रिसर्च का मतलब जो हम चीजों को रिसर्च करें, रिसर्च करने पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो मेरी रिसर्च कॉस्ट में आता है। बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि दोनों डिपार्टमेंट लगभग सेम ही होते हैं। R&D डिपार्टमेंट के नाम से मैक्सिमम फर्म्स में, प्रोडक्शन यूनिट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से ये होते हैं। तो डेवलपमेंट कॉस्ट मेरी वो होती है जब मैंने रिसर्च कर ली, सारी चीजें मेरी चीजें तैयार हो गई, अब उसको डेवलपमेंट जो मुझे करना है, डेवलपमेंट करने के लिए जो मेरा खर्चा लगता है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट कॉस्ट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप कोविड की वैक्सीन से ले सकते हैं हम लोग, कि जब इंडिया ने कोविड की वैक्सीन बनाई, तो कोविड की वैक्सीन बनाने में सबसे पहले उसको दो पार्ट में तोड़ा गया। नंबर एक रिसर्च, नंबर दो डेवलपमेंट। नंबर एक रिसर्च मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं पर या एनिमल्स पर उसकी रिसर्च करी गई कि बेसिकली ये कौन सा वायरस है, कौन सा वेरिएंट है कोविड का, और इसको हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। तो पहले हमने रिसर्च करी वेरिएंट की, उसके बाद वेरिएंट पे रिसर्च करने के बाद हमने रिसर्च करी कि कौन सी वैक्सीन या कौन सी डोज उस पर इफेक्टिव होगी। जब हमारे ये रिसर्च हो गई, रिसर्च के बाद अब हमारी बात है कि भाई अब हमें डेवलपमेंट, जो मेरी वैक्सीन है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, और उसका डेवलपमेंट होने के बाद फिर जो ह्यूमन ट्रायल्स हुए, वो ह्यूमन ट्रायल्स पे सक्सेसफुल है या नहीं है, या कितनी % सक्सेसफुल है, वो सारी चीजें हमारी किसमें पार्ट आ गई, डेवलपमेंट कॉस्ट में। सेम उसी तरीके से हमारे बिजनेस में जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट बनाने का आइडिया जनरेट करते हैं, तो आइडिया जनरेशन में हम सबसे पहले उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च वर्क पे जो मेरा खर्चा होता है, दैट कम्स अंडर दी रिसर्च कॉस्ट। उसके बाद जब रिसर्च हो गई, जब हमें संतुष्टि हो जाती है कि भाई ये भी रिसर्च हो गई, हमारा प्रोडक्ट आना है, तो आने के लिए मुझे इसको फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए जो मुझे डेवलपमेंट पे जो खर्चा करना पड़ता है, दैट कम्स अंडर दी डेवलपमेंट कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट है हमारी प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कि अभी हमने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया, लेकिन प्रोडक्शन शुरू ना करने से पहले ही जो मेरे खर्चे हो रहे हैं, लाइक प्रोडक्शन की प्लानिंग के लिए जो मेरे खर्चे हो रहे हैं कि मुझे मटेरियल कहाँ से लाना है, मुझे लेबर कहाँ से लानी है, उसके लिए हो सकता है मेरे को मटेरियल जहां से लेना है, उस मटेरियल को लेने के लिए मैं मार्केट विजिट कर रहा हूँ, मार्केट में कॉस्टिंग देख रहा हूँ कहाँ पे मुझे चीपर बेस्ट मटेरियल मिलेगा, लेकिन अभी मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, तो दैट कॉस्ट कम्स अंडर दी प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन शुरू होने से पहले जो मेरी कॉस्ट होती है, लाइक मैं मार्केट जाकर मार्केट सर्वे कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, या मैं ये सर्वे कर रहा हूँ कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट बनाना है उसके रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ मिलते हैं, और वो रॉ मटेरियल में अच्छा और बढ़िया रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से ऑक्यूपाई कर सकता हूँ। तो वो सब सारी चीजें मेरी आ जाती है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट होती है मेरी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट सेम हमारी होती है जो हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में बात करी, जब मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूँ। जब मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हूं, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो भी मेरा खर्चा होता है, लाइक मटेरियल का हो रहा है, लेबर का हो रहा है, डायरेक्ट ओवरहेड्स का हो रहा है, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स का हो रहा है, जो भी मेरे खर्चे होंगे दैट कम्स अंडर दी कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये मेरी कॉस्ट होती है। बेसिकली ये सारी कॉस्ट आपस में सिमिलर होती हैं, बट बहुत ही माइनर से डिफरेंस होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। बट यदि जैसे हम बोलेंगे तो हमें लगता है ये कॉस्ट, तो हमारी जो हमने पीछे कॉस्ट पड़ी वो लगभग इन दोनों में कोई भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट बाकी में इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस की वजह से इनको हम बहुत ज्यादा ब्रॉड क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने आपसे बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें बहुत सारे टाइप्स और फंक्शंस को हमने क्लासीफाई किया। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।